नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक मेडिको लीगल कंसल्टेंट हूँ। मैं एक एलएलबी भी हूँ। आज ये एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ अपने उन डॉक्टर मित्रों के लिए। कई बार हमको मेडिकल नेग्लिजेंस वर्ड से आजकल बहुत डर लगता है कि भैया पेशेंट ने नेग्लिजेंस का केस कर दिया हम पे, कंज्यूमर कोर्ट चला गया पेशेंट, उसने हमारे ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस कर दिया। पुलिस कंप्लेंट फाइल हो गई, पेशेंट की डेथ हो गई सर्जरी के बाद या आईसीयू के बाद, आईसीयू स्टे के बाद, और पेशेंट ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस हो गया हम पे। 304A में एफआईआर हो गई डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर साहब अरेस्ट हो गए। बहुत ज़्यादा डर लग जाता है जब कोई ऐसा अपने सामने केस आता है। लेकिन मोटा मोटा थोड़ा सा हम समझें कि मेडिकल नेग्लिजेंस चीज़ क्या है, किस चीज़ को हम या किस डेफिनेशन में हम मेडिकल नेग्लिजेंस को रखते हैं। तो इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला, आपकी लीगल ड्यूटी थी कि नहीं थी उस पेशेंट के प्रति। नंबर 2, क्या वो लीगल ड्यूटी ब्रीच हुई कि नहीं हुई, उसका उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ। और तीसरा पार्ट है कि उस उल्लंघन की वजह से पेशेंट को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। ये 3 चीज़ें अगर तीनों स्टेप पे अगर आंसर हाँ है तो ही और सिर्फ तभी मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है, चाहे वो सिविल नेग्लिजेंस हो या वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट में नेग्लिजेंस हो। पहली, फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आता है सर्जन के पास अपेंडिक्स की सर्जरी करवाने। पेशेंट अपेंडिसेक्टोमी के लिए लिया जाता है, लेप्रोटोमी होती है और इंट्राऑपरेटिव कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कोई अपेंडिक रप्चर मिलता है और डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, बाद में सर्जिकल आईसीयू में लेते हैं, पूरे क्रिटिकल केयर टीम भी देखती है, पर किसी वजह से पेशेंट नहीं बच पाता। पेशेंट के रिलेटिव्स जो हैं डॉक्टर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस की अंडर सेक्शन 304A इंडियन पिनल कोड, और साइमल्टेनियसली कंज्यूमर कोर्ट में भी वो कंप्लेंट लगाते हैं कि भाई हमें कंपनसेट करिए। तो ऐसे केस में कैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे, एज अ लॉयर हम कैसे इसको आगे देखते हैं। पहली चीज़ हम देखते हैं कि क्या डॉक्टर की लीगल ड्यूटी थी। तो हाँ, ऐसे केस में सर्जन है, ऑपरेट कर रहा है, तो पूरी केयर रखने की उसकी ड्यूटी है। नंबर 2, क्या लीगल ड्यूटी ब्रीच हुई, क्या उल्लंघन हुआ लीगल ड्यूटी का। ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स ऑफ द केस पे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर केस जीता या हारा जाता है मेडिकल नेग्लिजेंस का, कि क्या लीगल ड्यूटी जो उस डिग्री के डॉक्टर से मिनिमल कॉम्पिटेंस जो चाहिए, क्या उसने वो रीजनेबल केयर रखी या नहीं रखी। और तीसरी बात है, क्या वो ड्यूटी ब्रीच होने की वजह से पेशेंट को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तीनों चीज़ यदि हाँ हैं तो फिर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस डॉक्टर पे बनता है, और फिर सिविल नेग्लिजेंस में वो जाएगा या क्रिमिनल नेग्लिजेंस में, मतलब या उसे केवल कंपनसेशन देना पड़ेगा पैसे के रूप में पेशेंट को, या उनको जेल भी हो सकती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। ये डिपेंड करेगा कि कितनी ग्रेड की नेग्लिजेंस है। अगर रेकलेस बिहेवियर था डॉक्टर का, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं घोर लापरवाही करी है, तो और उसकी वजह से डेथ हुई है, तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में भी जा सकता है। यदि लोअर लेवल की लापरवाही है तो वो सिविल नेग्लिजेंस में जाता है, जिसमें कंपनसेशन आता है। तो मेन जो इसमें पॉइंट है जो डॉक्टर्स को खास करके याद रखना है कि किस लेवल की आपको केयर रखनी है, ये कौन डिफाइन करता है। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए, बोलम्स टेस्ट है, इसका वर्ड याद कर लीजिए, बोलम्स टेस्ट। बोलम्स टेस्ट एक केस हुआ था इंग्लैंड में, जो पहला मेरे नॉलेज में मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है दुनिया का, जिसको आज तक कोर्ट किया जा रहा है अलग अलग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में भी। बोलम वर्सेस फ्रेन हॉस्पिटल इंग्लैंड का केस है, जहाँ पर एक पेशेंट था बोलम, जिसको ईसीटी दिया गया, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स को देते हैं, और उसके दरमियान उसको एनेस्थीसिया या मसल रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, और उस दरमियान उसका एसिटाबुलर फ्रैक्चर हो गया। उसके फैमिली ने केस किया हॉस्पिटल पे कि कुछ हॉस्पिटल जो हैं ईसीटी में मसल रिलैक्सेशन देते हैं, तो इसको क्यों नहीं दिया गया। तो फाइनली जजमेंट ये था इंग्लैंड के कोर्ट का कि अगर साइकेट्रिस्ट ने रीजनेबल केयर जो उसके प्रोफेशन के साथ आती है ली है, तब कोई नेग्लिजेंस नहीं है। अगर उससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन एक रीजनेबल फिजिशियन जो ऑप्शन लेता है वो उसने लिया है, तब कोई नेग्लिजेंस नहीं है। मतलब ये है, प्रोफेशनल स्किल आपका भले मैक्सिमम लेवल ना हो, लेकिन एक मिनिमल लेवल ऑफ
प्रोफेशनल स्किल और केयर आपको रखनी है। जो आपके बराबर की डिग्री के जैसे सर्जन है तो उसको प्री ऑपरेटिव चेकअप, ऑपरेटिव केयर, स्टेरिलाइजेशन और पोस्ट ऑपरेटिव केयर अगर एक मिनिमल स्टैंडर्ड जो उससे एक्सपेक्टेड है वह भी अगर उसने दिया है, भले ही ना उसने बहुत एक्सीलेंट वो सर्जन ना हो, बहुत एक्सीलेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर ना हो, लेकिन अगर मिनिमम स्टैंडर्ड जो उसकी आज के ज़माने में एट द टाइम ऑफ, नॉट एट द टाइम ऑफ ट्रायल बट एट द टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट, जो गाइडलाइंस हैं, अगर उस गाइडलाइंस का विद प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कंसेंट सर्जरी की गई है, कंसेंट के बारे में भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन किया गया है और उस लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है जो एक competent body of physicians at that particular time of that particular branch of medicine follow करते, तब ये नेग्लिजेंस नहीं है। लेकिन अगर मिनिमल कॉम्पिटेंस जो एक रीजनेबल बॉडी ऑफ मेडिकल पीपल ऑफ द सेम ब्रांच फॉलो करते, वो भी उसने अगर डॉक्टर ने फॉलो नहीं करा और उसकी वजह से पेशेंट को इंजरी या डेथ हुई है, तब वो डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए लायबल है। आगे कंसेंट का मैं वीडियो बनाऊंगा कि कंसेंट कितनी हमें सीरियसली लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।